हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 5 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सम ऑफ यू वर सेइंग कि आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस समझ नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको इकॉनमी पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इकॉनमी कवर कर रखी होगी तो उसमें आपने ज़रूर यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आपने अभी स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन आप अभी भी करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, आप साथ में लेकर चलना चाहते हैं, पैरेलल करंट अफेयर्स को भी पढ़ना चाहते हो, तो आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को गूगल सर्च कर सकते हैं। गूगल में आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पर कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स या कॉन्टेक्ट सेंसिटिव सेक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। इंडिया ने बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। अब इंडिया से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को? तो सिर्फ एक ही लोन कॉम्पिटिटर है, वो है जम्मू एंड कश्मीर स्कायर आरिफ खान। तो सिर्फ एक ही लोन कॉम्पिटिटर है इंडिया से जो कि यहाँ पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो है यहाँ पर आरिफ खान। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर क्या है, तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सोशल मीडिया के लिए कुछ रूल्स नोटिफाई किए थे, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो भी कंटेंट होस्ट करती हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल होंगी। हर महीने उनको यहाँ पर कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अब एक रूल ये भी था कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरीज़ हैं, उनको यहाँ पर ओरिजिनेटर ऑफ अ मैसेज बताना पड़ेगा, जिसके चलते यहाँ पर जो इंटरमीडियरीज़ थे वो कोर्ट में गए कि ये उनकी पॉलिसी को वॉयलेट करता है। फॉर एग्जांपल, व्हाट्सएप में आपने देखा होगा कि ऊपर एक नोटिफिकेशन रहता है, जो मैसेजेस हैं वो यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। तो अगर यहाँ पर व्हाट्सएप को ये पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ ए मैसेज बताना पड़ेगा अगर ज़रूरत पड़ती है, तो बेसिकली यहाँ पर जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है एंड टू एंड इनक्रिप्शन की, वो यहाँ पर वॉयलेट होगी। आगे हम चलते हैं। के रेल प्रोजेक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है, केरला का प्रोजेक्ट है, और बेसिकली प्रमोट किया जा रहा था केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विच इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रेल मिनिस्ट्री। लेकिन हो सकता है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे लगा दी जाए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो ये भी हम देखेंगे। तो शोइंग द रेड सिग्नल टू द केरला गवर्नमेंट शो पीस के रेल प्रोजेक्ट, द रेलवे बोर्ड फ्राइडे टोल्ड केरला हाई कोर्ट दैट इट इज एडवाइजेबल दैट प्रोसीडिंग्स ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर द प्रपोज्ड हाई स्पीड लाइन बी स्टॉप्ड एट दिस स्टेज। तो यहाँ पर जो हाई स्पीड रेलवे कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, हो सकता है इसको रोक दिया जाए। अब इसको रोकने की रीजंस क्या है? क्वेश्चन द वायबिलिटी। तो पहली बात, वायबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जिसके साथ जॉइंट वेंचर है केआरडीसीएल का, उसका ये कहना है कि सिर्फ पैसेंजर ट्रेवल से प्रोजेक्ट की वायबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाएगी, बेसिकली बहुत ज़्यादा डेट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ टू एग्जामिन वेदर द प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंशियली वायबल पर से। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करनी है कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहने वाली है। तो वन ऑफ द मेन पॉइंट्स रेज्ड बाय द मिनिस्टर वाज द प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ सिल्वर लाइन एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ इट, कि कहीं ये रेलवे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी ना बन जाए। तो इसके चलते हो सकता है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट पे यहाँ पर रोक लगा दी जाए, जो कि केरला का प्रोजेक्ट है। अब बेसिकली इसका एम क्या था, ये के रेल का? तो इसका एम यही था कि ट्रेन्स के लिए कॉरिडोर बनाना है, जिससे यहाँ पर तिरुवनंतपुरम जो कि साउथ में टू कसारगोड एट द स्टेट्स नदर्न ट्रिप, इसको यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से जो 12 घंटे की जर्नी है वो रिड्यूस होकर यहाँ पर 4 घंटे की हो जाएगी। इससे पहले भी इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, मेनली कि इसकी वजह से एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं, स्टेट डेट में जा सकता है और ज़्यादा, बाकी वहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर डिस्प्लेस होना पड़ेगा, उनके रिहेबिलिटेशन की प्रॉब्लम है, बाकी यहाँ पर प्रोजेक्ट को जो अप्रूवल दिए जा रहे हैं उसके लिए कोई कंसल्टेशन नहीं हो रहा है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी। आगे हम चलते हैं। कल हमने ये डिस्कशन किया था, जैसे केन बेतवा लिंक, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसमें यहाँ पर इन्वायरमेंट क्लियरेंस ऐसे स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के नाम पर, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर दे दी गई, और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट रूल्स है उनसे वो प्रोजेक्ट्स कंप्लाई नहीं कर रहे थे। तो पंपिंग इन एडिक्वेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज, तो यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ रिकमेंडेशंस थी। अब क्या रिकमेंडेशंस थी कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर इन्वायरमेंट कंप्लाइंस को फॉलो करें, तो उसके लिए यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी की कुछ रिकमेंडेशंस थी। तो पहली रिकमेंडेशन यही थी कि मैन पावर होना चाहिए, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को और ज़्यादा एडिक्वेट फंडिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरी बात, जो यहाँ पर पेनाल्टीज़ हैं कि अगर कोई एनफोर्स नहीं करेगा एनवायरमेंटल रूल्स, तो उसके ऊपर जो भी पेनाल्टीज़ हैं उनका स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट होने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर एक डेटरेंस रहे। तीसरी बात, इंगेजिंग कम्युनिटीज़ इन अ डेमोक्रेटिक मॉनिटरिंग रेजिम, तो यहाँ पर जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनको यहाँ पर इंगेज करने की ज़रूरत है। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी का ये भी कहना था कि हमें नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन बनानी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, ऐसी ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी चाहिए जिसका
का गवर्नमेंट से 1 हैंड डिस्टेंस की दूरी रहे। तो वी नीड अ नेशनल एनवायरनमेंट कमीशन, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी लाइक द इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट पुल्स एंड प्रेशर, ताकि गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रेशर ना बना पाए। आगे हम चलते हैं। तो बेसिकली एक्सपर्ट्स ने यही पाया कि नॉन कंप्लायंस बिगेस्ट चैलेंज है, जिसकी वजह से हमें इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, यहाँ पर हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। सेंटर टू फॉर्म पैनल ऑन एमएसपी आफ्टर इलेक्शंस, तो इलेक्शंस के बाद यहाँ पर सेंटर एक पैनल बनाएगी जो कि एमएसपी के ऊपर यहाँ पर डिसाइड करेगा। तो गवर्नमेंट विल फॉर्म अ कमिटी टू लुक इनटू एनकरेजिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके लिए कमेटी बनाएगी। नेचुरल फार्मिंग को एनकरेज करने के लिए कमेटी बनाएगी, और यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। तो बेसिकली एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको यहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए जाएंगे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को कैसे प्रमोट करना है, नेचुरल फार्मिंग को कैसे प्रमोट करना है, और यहाँ पर एमएसपी रिजीम को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाना है। अब एक प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि यहाँ पर प्रीएम्बल में अमेंडमेंट की बात करता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड को सब्सटीट्यूट कर देना चाहिए इक्विटेबल से, और जो सेंटेंस है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना चाहिए विद इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न, टू बी फेड, टू बी एजुकेटेड, टू गेट अ जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये आप मुझे बताना कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये जो प्रीएम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और आर्टिकल 368 के अंदर यहाँ पर प्रीएम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं, बस यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज होना चाहिए। तो प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें यहाँ पर चेंजेस किए जा सकते हैं। आगे हम चलते हैं। नए यूजीसी चेयरपर्सन कौन है? तो चांसलर जो जेएनयू के वाइस चांसलर थे मामीदाला जगादेश कुमार, ये यूजीसी के नए चेयरपर्सन हैं। अब जो अपॉइंटमेंट है वो 5 सालों का या 65 ईयर्स का जो भी अर्लियर हो, तो ये होता है 565, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो यूजीसी जैसी बॉडीज़ हैं इनको यहाँ पर कंबाइन कर दिया जाएगा और एक बॉडी बनाई जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई थी कि एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगा, सब्ज्यूम कर लेगा बाकी रेगुलेटरी बॉडीज़ को, जैसे कि यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ पर जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो सारी बॉडीज़ को सब्ज्यूम कर लेगा जो भी यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डीएस सखानी। तो डीएस सखानी अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एट द एचएनबी गरवाल यूनिवर्सिटी, तो ये एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर हैं। अब जो एनसीईआरटी है ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है। ये कैसा इंस्टीट्यूशन है पता होना चाहिए। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है कि स्कूल करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्कूल टेक्स्ट बुक को ड्राफ्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है एनसीईआरटी। आगे हम चलते हैं। बेसिकली पारसी कम्युनिटी में डेड बॉडी को यहाँ पर कैसे डिस्पोज किया जाता है, तो डेड बॉडी को बेसिकली यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस पे रख दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर बॉडी अपने आप ही डीके होती रहती है, वल्चर्स उसके ऊपर फीड करते हैं। लेकिन कोविड-19 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाली थी कि अगर कोई भी इंसान कोविड इन्फेक्टेड है और उसकी वजह से उसकी डेथ होती है तो ऐसे ओपनली आप उसको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पारसी की तरफ से पिटिशनर सूरत पारसी पंचायत बोर्ड, इन्होंने पटिशन फाइल की और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि जो टावर ऑफ साइलेंस है उसके हर तरफ यहाँ पर आयरन वॉल्स लगा देनी चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्ड्स अंदर ना आ पाए। तो पिटिशनर अंडरटेक्स टू इंस्टॉल एज सून एज पॉसिबल अ मेटालिक बर्ड नेट ओवर दोकमा विच इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर द डेड पारसी कोविड-19 विक्टिम्स, जिसकी वजह से जो बर्ड्स है वो यहाँ पर डेड बॉडी के कॉन्टैक्ट में ना आ पाए और यहाँ पर जो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है वो भी यहाँ पर सेव हो पाए। तो आई होप समझ आ गया हो, जहाँ पर यहाँ पर बॉडी को रखते हैं, डिस्पोज करते हैं, उसको यहाँ पर टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं पारसी कम्युनिटी में। आगे हम चलते हैं। सेइंग नो, तो यहाँ पर जो हमने चाइना के बीजिंग विंटर ओलंपिक जो हो रहे हैं चाइना में, उसका हमने जो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है, तो उसका रीज़न आपको पता है कि गलवान क्लैश में जो चाइना की तरफ से सोल्जर इन्वॉल्व था वो यहाँ पर ओलंपिक्स का टॉर्च बेयरर बन रहा है। तो इंडियाज़ डिसीजन टू बॉयकॉट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनीज ऑफ द बीजिंग विंटर गेम्स वॉज द राइट रिस्पॉन्स टू एन अनसीमली प्रोवोकेशन बाई चाइना। तो चाइना यहाँ पर लगातार बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का पॉलिटिसाइजेशन कर रहा था और इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेंगे। रिजॉर्ट टू दिस लो टैक्टिक आफ्टर इंडिया रेडली लेंट इट सपोर्ट। तो बेसिकली हमने तो यहाँ पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट किया था। जब यहाँ पर रशिया इंडिया चाइना की समिट हुई थी तब हमने यहाँ पर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद भी चाइना कुछ ऐसी गतिविधियाँ कर रहा था जिसके चलते हमें यहाँ पर चाइना के बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में हो रहा है उसका हमें यहाँ पर डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करना पड़ा।
अब ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है वो फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर था। बाद में इसमें टुगेदर भी जोड़ा गया, लेकिन उसके बाद भी चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं वो पीस का यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हैं। तो एज होस्ट चाइना हैड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी, तो चाइना के पास अपॉर्चुनिटी थी कि चाइना जो ये सब हरकतें करता है उनसे ऊपर उठे और मैसेज दे एक दुनिया को कि वो भी यहाँ पर पीस लविंग कंट्री है, और जो भी टेरिटोरियल प्रॉब्लम्स है उसकी कंट्रीज़ के साथ, तो उन कंट्रीज़ को भी एक पीस का मैसेज दे। लेकिन चाइना ऐसा नहीं कर पाया, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। अब जो दिल्ली है, बेसिकली जो लद्दाख में हमारे स्कर्मिशेस चल रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है एट द मिलिट्री लेवल। इसके अलावा जो चाइना है वो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, वॉर लाइक प्रिपरेशंस यहाँ पर चाइना उसके लिए तैयार हो रहा है। देपसांग प्लेन्स में भी अभी तक डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाया है, तो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पर आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट बोला भी है कि डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स की वजह से जो हमारी रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच में है। आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, मेकिंग ऑफ गन्ना प्रदेश। तो यहाँ पर यूपी की बात की गई है। तो द स्टेट हैज़ ओवरटेकन महाराष्ट्र टू बी इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसर इन द लास्ट 5 सीजन। तो लास्ट 5 सीजन में जो सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है वो यहाँ पर है यूपी। अब यूपी सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा यहाँ पर इथेनॉल प्रोड्यूसर भी है, और एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने यहाँ पर पेट्रोल की ब्लेंडिंग में 10% ब्लेंडिंग अचीव कर ली है इन पेट्रोल। तो यहाँ पर यूपी शुगर प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है, इथेनॉल प्रोड्यूसर सबसे बड़ा है, और साथ ही यहाँ पर 10% ब्लेंडिंग अचीव कर ली है पेट्रोल में। अब बेसिकली इसमें सारी ही गवर्नमेंट्स का हाथ है, सारी ही गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, वो फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, या तो फिर यहाँ पर बीजेपी हो। एज फॉर वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, शुगर केन इज कल्टिवेटेड ऑन अबाउट 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स इन यूपी, और जो नदन यूपी है वो बेसिकली वहाँ पर शुगर केन का ही प्रोडक्शन होता है। अब ऐसा एक फैसेट ये है कि शुगर केन जो है वो वाटर गजलिंग क्रॉप है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम पैडी से कंपेयर करें तो 2 टाइम्स ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, और अगर वीट से कंपेयर करें तो 4 टाइम्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऑथर ने यहाँ पर एक और फैसेट प्रोड्यूस किया है, वो ये फैसेट बताया है कि बेसिकली जो शुगर केन है वो 11 से 12 महीने यहाँ पर उगती है। लेकिन अगर हम देखें वीट और पैडी तो सिर्फ 4-5 महीने ही इनकी हार्वेस्टिंग, 4-5 महीने में इनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इसके अलावा जो गन्ना की ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा होती है, 40 टन्स पर हेक्टेयर होती है। अगर आप वर्स्ट गन्ना ग्रोवर भी है तो वहाँ पर भी 40 टन्स पर हेक्टेयर आपको ईल्ड मिलेगी। एज़ कम्पेयर टू अगर हम वीट और पैडी में देखें तो ईल्ड सिर्फ 7 से 9 टन होती है। तो अगर हम पर यूनिट देखें कि पर यूनिट कितना यहाँ पर वाटर कंज्यूम हो रहा है, तो वो बेसिकली कम आएगा। इसके अलावा जो वाटर गजलर थ्योरी के प्रोपोनेंट्स हैं उनको ये बात नहीं समझ आती, जो केन है उसमें 70% वाटर होता है, 70% वाटर होता है, 15% शुगर होता है, 15% फाइबर होता है। तो इसकी वजह से जो शुगर मिल्स होती हैं उनको यहाँ पर एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही एक्सटर्नल वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो जो बेगास फाइबर होता है उसको यहाँ पर बॉयलर फ्यूल की तरह यूज़ कर लिया जाता है, और जो शुगर केन में वाटर होता है उसको यहाँ पर हीट करके स्टीम प्रोड्यूस कर ली जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, यहाँ पर एक्स्ट्रा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि शुगर केन ही यहाँ पर 70% वाटर को कंटेन करता है। द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन यूपी, इसके अलावा जो भी नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो यूपी में कोशिश करे कि कैसे यहाँ पर शुगर केन को सर्कुलर इकोनॉमी के लिए यूज़ किया जा सकता है। वाइल वाटर गजलिंग कंसर्न्स आर वैलिड, तो वाटर गजलिंग कंसर्न्स वैलिड हो सकते हैं विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे रीजन में, लेकिन यूपी में बहुत सारे कैनाल्स हैं तो कोई भी वाटर की कमी नहीं है। तो ऐसे में हम शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यूपी जो है उसको कायम रख सकते हैं, और जल्द ही यहाँ पर जो यूपी है वो ब्राज़ील के को टक्कर दे सकता है। जो चेस है, चेस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो बेसिकली इंडियंस आर बिलीव टू हैव इन्वेंटेड द गेम इन द 6th सेंचुरी। तो इंडियंस ने ही इन्वेंट किया था चेस को इन द एरा ऑफ द गुप्ता एम्पायर। तो 6th सेंचुरी सीई गुप्ता एम्पायर के टाइम में यहाँ पर चेस को इन्वेंट किया गया था। तब इसको चेस को जाना जाता था चतुरंग नाम से। द वर्ड चतुरंग, चतुरंग का मतलब ये है 4 लिम्स, संस्कृत में इसका मतलब होता है 4 लिम्स। फिर गुप्ता एरा के बाद गेम्स 8x8 ग्रेड पे खेला जाता था, जो कि बेसिकली आज भी 8x8 ग्रेड पर ही खेला जाता है, तो मच लाइक द मॉडर्न चेस बोर्ड ऑफ टुडे। फिर 11th सेंचुरी में ये जो गेम है ये पर्शिया में गया, पर्शिया में से शतरंज नाम से जाना जाता है। फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया के बाद ये चाइना और जापान में गया, फिर यूरोप में गया वाया नॉर्थ अफ्रीका। यूरोप में जाते जाते इसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पीसेस का नाम बदल दिया गया, जैसे कि नाइट, बिशप, रूक। तो चेस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो इंडिया ने इन्वेंट किया, गुप्ता एरा में बेसिकली हुआ है। उसके बाद ये पर्शिया चला गया, पर्शिया से फिर यहाँ पर यूरोप, जापान, चाइना चला गया वाया नॉर्थ अफ्रीका। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पंजाब के इलेक्शंस के बारे में बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल आर्टिकल है। हाईकोर्ट अपोल्स लॉ टू एबॉलिश स्टेट फंडेड मदरसाज। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 2020 असम असेंबली लॉ को अपहेल्ड किया है। अब बेसिकली असम असेंबली लॉ किस बारे में था? तो
ये कहता था जो भी स्टेट रन मदरसाज हैं उनको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया जाएगा और जो भी इस्लामिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं उस पूरे सिस्टम को चेंज करके एजुकेशन को और ज़्यादा सेकुलर बनाया जाएगा। तो इन अ बिड टू एबॉलिश ऑल स्टेट रन मदरसाज एज वेल एज इनिशिएट अ चेंज इन करिकुला बाई ड्रॉप इस्लामिक सब्जेक्ट्स टू रिफॉर्म द एजुकेशन सिस्टम टू मेक इट सेकुलर। तो बेसिकली यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम उसको यहाँ पर सेकुलर बनाया जाएगा और जो भी यहाँ पर स्टेट रन मदरसाज हो उनको यहाँ पर एबॉलिश कर दिया जाएगा। तो इसके बाद पटिशन फाइल की गई, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और जो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 है, तो सेकुलर नेचर ये मैंडेट करता है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं देनी चाहिए अगर यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो होली मेंटेन होता आउट ऑफ स्टेट फंड। तो अगर स्टेट फंड प्रोवाइड कर रहा है फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देनी चाहिए। आगे चलते हैं। जो आर्टिकल 30 क्लॉज 1 है वो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को पावर देता है टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस विच गिव्स देम राइट, और वो इसके अलावा अपना करिकुलम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनको यहाँ पर राइट देता है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं और उसका यहाँ पर करिकुलम भी डिसाइड कर सकते हैं। फिर कोर्ट को पिटिशनर ने बात बोली कि यहाँ पर हम अपना करिकुलम डिसाइड कर सकते हैं, हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डिसाइड कर सकते हैं कि हम उसको कैसे एडमिनिस्टर करना चाहते हैं। तो इट स्टेट्स in clear and unambiguous terms that no religious instruction shall be imparted in any educational institution which is wholly maintained out of state funds। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशन स्टेट फंड्स के द्वारा मेंटेन्ड है तो वहाँ पर आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो इट एडेड दैट द मदरसाज इन क्वेश्चन वर फुली अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो गवर्नमेंट उनको एबॉलिश करके वहाँ पर सेकुलर पैटर्न ऑफ एजुकेशन ला सकती है। आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अटायर। ये आप कोशिश करना कि आपको आर्टिकल समझ में आ जाए। आफ्टर 6 स्टूडेंट्स वर बैंड फ्रॉम एंटरिंग अ कॉलेज इन कर्नाटका उडुपी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर 6 लड़कियां थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, उनको यहाँ पर कॉलेज में नहीं जाने दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया में रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिस इंटीग्रल है नहीं है या नहीं है फॉर द रिलीजन, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं। जो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 है वो ये बोलता है, आर्टिकल 25 ऑफ द क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है यहाँ पर सबको कि यहाँ पर सबको राइट है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस इन द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। तो यहाँ पर ये सबको राइट है, लेकिन इन राइट्स को कर्ब किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ। तो यहाँ पर 4 ग्राउंड्स पे इन राइट को कर्ब किया जा सकता है, जो कि है पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पर टेस्ट लेकर आए कि वो डिटरमाइन करेगा कि क्या कोई प्रैक्टिस यहाँ पर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या हिजाब पहनना असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये यहाँ पर कोर्ट डिटरमाइन करेगा। तो 1954 में सुप्रीम कोर्ट के पास केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में इन शिरूर मठ केस दैट द टर्म रिलीजन विल कवर ऑल रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। तो रिलीजन में सिर्फ वही रिचुअल और प्रैक्टिसेस कवर होंगी जो कि रिलीजन के लिए इंटीग्रल है। जो उसके लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लेकर आया असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट। तो असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट ये डिटरमाइन करेगा कि कौन सी प्रैक्टिसेस यहाँ पर रिलीजन के लिए इंटीग्रल हैं, और उन्हीं रिलीजन को यहाँ पर स्टेट जो उन रिलीजन में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वही यहाँ पर स्टेट प्रोटेक्ट करेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। तो इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिलीजन इज प्राइमरली टू बी असर्टेन्ड विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्रिन्स ऑफ दैट रिलीजन इटसेल्फ। तो यहाँ पर रिलीजन की डॉक्ट्रिन देखी जाएगी कि क्या यहाँ पर जो पर्टिकुलर प्रैक्टिस है क्या वो यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, और अगर वो यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी तब तो उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाएगा, वरना यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज भी किया गया कि यहाँ पर लीगल एक्सपर्ट्स को आप थियोलॉजिकल स्पेस में क्यों डाल रहे हो। सेवरल इंस्टांसेस में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट को यूज़ भी किया है। फॉर एग्जांपल 2004 में रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो आनंद मार्गा सेक्ट था जो कि यहाँ पर तांडव परफॉर्म करता था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है तांडव परफॉर्म करने का, और ये बिल्कुल भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट का यूज़ करके। तो इन 2004 रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आनंद मार्गा सेक्ट हैड नो फंडामेंटल राइट टू परफॉर्म तांडव डांस इन पब्लिक स्ट्रीट्स सिंस इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द सेक्ट। जो रेगुलेशन 425 है आर्म्ड फोर्स रेगुलेशंस 1964 का, वो प्रोहिबिट करता है कि जो आर्म्ड फोर्स पर्सनल हैं वो यहाँ पर हेयर को ग्रो नहीं कर सकते हैं अगर उनका रिलीजन जो है वो प्रोहिबिट नहीं करता है। तो एक्सेप्ट फॉर पर्सनल
हुज रिलीजन प्रोहिबिट्स द कटिंग ऑफ हेयर और शेविंग ऑफ फेस, तो वो तो बेसिकली यहाँ पर हेयर बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर रिलीजन की ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं करनी हेयर की। तो द कोर्ट एसेंशियली हेल्ड दैट कीपिंग अ बियर्ड वाज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लामिक प्रैक्टिसेस। अब बेसिकली यहाँ पर जब ये डिटरमाइन करना था क्या बियर्ड को बढ़ाना इस्लामिक प्रैक्टिसेस का इंटीग्रल पार्ट है, क्या इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिलीजन है इस्लाम में, तो कोर्ट ने इसके लिए बेसिकली एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को टेस्ट नहीं किया, बस एक सीनियर एडवोकेट के इनपुट के बेसिस पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर जो बीएड बढ़ाना है वो यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम में। आगे हम चलते हैं, हाउ हैव कोर्ट्स रूल्ड सो फार ऑन द इशू ऑफ ए हिजाब। तो 2015 में 2 पिटिशंस फाइल की जाती है बिफोर द केरला हाई कोर्ट कि बेसिकली यहाँ पर जो नीट का एग्जाम होता है तो नीट के एग्जाम में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस होती हैं कि आपको लाइट क्लोथ्स पहन के आने हैं, स्लीपर्स पहन के आने हैं, बैज फ्लावर ये सब यूज़ नहीं करना अपने क्लोथ्स में। तो उसके बाद पिटीशन फाइल की जाती है, जो हिजाब है वो पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसीलिए जो सीबीएसई का रूल है उसको कॉश किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये फैसला दिया इफ़ द इन्विजिलेटर रिक्वायर्स द हेड स्कार्फ, कि यहाँ पर आपकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आप यहाँ पर हेड स्कार्फ पहनकर आ सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर इन्विजिलेटर को लगता है तो वो हेड स्कार्फ यहाँ पर हटवा के देख सकता है, बेसिकली यहाँ पर एग्जामिन कर सकता है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना था, तो यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पस था जिसके चलते आपका यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को वॉयलेट किया जा सकता है, तो टू इंश्योर अ फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस। इसके अलावा फातिमा तासनीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो यहाँ पर रूलिंग आई उससे ये पता चल रहा है जो केरला हाईकोर्ट है, केरला हाईकोर्ट ने यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के कलेक्टिव राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ओवर इंडिविजुअल राइट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फादर थे, उनका ये मानना था कि जो उनके दोनों बेटे हैं वो हेड स्कार्फ पहनकर स्कूल जाए, लेकिन स्कूल का ये मानना था कि उनका एक यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म में हेड स्कार्फ अलाउड नहीं है। तो ऐसे में कोर्ट ने स्कूल के पक्ष में रूलिंग दी कि यहाँ पर जो कोर्ट ने का ये कहना था कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन के कलेक्टिव राइट्स को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा जरूरी है, तो पिटिशनर्स कांट सीक इम्पोजिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल राइट्स एज अगेंस्ट द लार्जर राइट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन के लार्जर राइट्स को पहले प्रोटेक्ट किया जाएगा एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल राइट। तो आई होप मैं आपको एक बार इसको समरी में बता देती हूँ। तो आर्टिकल 25 क्लॉज 1 जो कि यहाँ पर इंडिविजुअल को राइट देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। अब कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस यहाँ पर एसेंशियल है, तो उसके लिए यहाँ पर शिरूर मत केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट लेकर आए थे कि वो डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पर कौन सी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो आनंद मार्गा सेक्ट है जो यहाँ पर तांडव परफॉर्म करता था, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में इसको ये बोल दिया कि ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का टेस्ट किया गया, डॉक्ट्रीन देखी गई रिलीजन की, उसके बेसिस पे यहाँ पर ये फैसला दिया गया। फिर उसके बाद 2015 में चैलेंज किया गया था जो यहाँ पर नीट की गाइडलाइंस आई थी कि आपको यहाँ पर लाइट क्लोथ्स पहनने हैं, तो उसमें हिजाब को चैलेंज किया गया था कि हिजाब जो पहनना है वो यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पर जो इन्विजिलेटर वो हटवा के देख सकता अगर उसको एग्जामिन करना हो। तो यहाँ पर सीबीएसई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, जिसके चलते यहाँ पर ऐसा किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक केस और आता है जो कि आता है फातिमा तासनीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें यहाँ पर केरला हाईकोर्ट का ये कहना है कि इंस्टीट्यूशन के राइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आगे हम चलते हैं, जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं 2028 के वो होंगे लॉस एंजलिस में और 2032 को होने वाले हैं ब्रिस्बेन में। पुतिन जी प्लेज नो लिमिट्स टू टाइज। तो यहाँ पर जो रशियन प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर चाइना में गए हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं तो उसकी ही ओपनिंग सेरेमनी में वहाँ पर गए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया है, जो यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस चल रही है उसमें यहाँ पर चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया है। इसके अलावा जो रशिया है उसने भी चाइना को सपोर्ट किया है, तो चाइना साइडेड विद रशिया ऑन वन ऑफ इट्स की सिक्योरिटी डिमांड कि नेटो को और ज़्यादा ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से जो रशिया है उसको सिक्योरिटी थ्रेट होगा। इन अ लेंदी जॉइंट स्टेटमेंट चाइना अक्यूज द यूएस। अब चाइना ने यूएस को अक्यूज़ किया कि हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो यहाँ पर यूएस जो है यहाँ पर हांगकांग में स्टोक कर रहा है प्रोटेस्ट। इसके अलावा ताइवान की इंडिपेंडेंस को एनकरेज कर रहा है और रशिया ने यहाँ पर चाइना के स्टेटमेंट में हामी भरी कि हाँ ऐसा ही है। रशिया एंड चाइना स्टैंड अगेंस्ट अटेम्प्ट्स बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो रशिया और चाइना का यही कहना है कि हमारी सॉवरेनिटी को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसको यहाँ पर यूएस लीड कर रहा है। तो इट सेड बोथ नेशंस इंटेंड टू काउंटर इंटरफेरेंस बाय आउटसाइड फोर्सेस। तो यहाँ पर कोई भी आउटसाइड फोर्सेस को हम अपने यहाँ इंटरफेयर करने नहीं देंगे और दोनों ही कंट्रीज अपने यहाँ पर कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपको पता होना चाहिए 3000 किलोमीटर लॉन्ग रूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर चाइना की जिनजियांग रीजन को यहाँ पर पाकिस्तान के ग्वाडर पोर्ट से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पर चाइना का जिनजियांग रीजन जहाँ पर उइगर्स मुस्लिम को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है और यहाँ पर जो ग्वाडर पोर्ट है बलूचिस्तान प्रोविंस में उससे कनेक्ट करेगा। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया था सीपैक को क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से पास होता है।
अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम सेकेंड फेज शुरू कर देते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। जो बलूचिस्तान है वहाँ पर सेपरेट स्टेट की डिमांड की जाती है। तो एथनिक बलूच गुरिल्लाज हैव बीन फाइटिंग द गवर्नमेंट फॉर डेकेड्स डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट। तो यहाँ पर बलूचिस्तान डिफरेंट सेपरेट प्रोविंस होना चाहिए, सेपरेट स्टेट होना चाहिए। तो बेसिकली उसी की डिमांड है जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार इन फाइटिंग देखने को मिलती है। तो पाकिस्तान मिलिट्री कंडक्ट सर्च फॉर मिलिटेंट्स 38 आवर्स आफ्टर बेस अटैक्स। तो यहाँ पर जो एथनिक बलूच थे उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक किया। अब बलूचिस्तान के लोगों का यही कहना है कि बेसिकली जो यहाँ पर रिसोर्सेज तो यूज़ करता है पाकिस्तान को, लेकिन उसका बेनिफिट यहाँ पर बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिल पाता है। आपको ये पता होना चाहिए हाउदी रेबल्स कौन है। तो ईरान बैक करता है हाउदी रेबल्स को, जिन्होंने यहाँ पर यमन को सीज कर रखा है, यमन में पावर सीज कर रखी है। आगे चलते हैं। ये फाइनेंस सेक्रेटरी का इंटरव्यू है। तो इसमें यही बताया गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अगर स्टेट के थ्रू यूज़ किया जाए तो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा इफेक्टिवनेस रहती है। तो इफ़ यू वांट कैपिटल एक्सपेंडिचर टू हैपन क्विकली, तो स्टेट्स जो है वो बेटर पोजीशन में होती है कि ज़्यादा से जल्दी वो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्पर्स होते हैं। तो सेंटर के पास इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है जो कि यहाँ पर स्टेट्स कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते इस साल बजट में 1 लाख करोड़ यहाँ पर स्टेट्स को दिया जाएगा ज़ीरो इंटरेस्ट रेट पे, और स्टेट्स को इनको यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ करना है। अब आरबीआई के सर्वे से ये पता चला है जो फॉरेन ब्रांचेस हैं इंडियन कंपनीज की, इंडियन बैंक्स की, वो डिक्लाइन हुई है फ्रॉम 137 टू 121। तो बेसिकली जो फॉरेन ब्रांचेस हैं इंडियन बैंक्स की वो डिक्लाइन हुई है, और जो फॉरेन सब्सिडरीज है वो भी यहाँ पर कम हुई है। तो बेसिकली कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से ये देखा गया है कि यहाँ पर जो फॉरेन ब्रांचेज ऑफ द इंडियन बैंक्स वो यहाँ पर डिक्लाइन हुई है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आया हो। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।